तो कंप्लीट कोर्स के नाम से जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसका डे 12 कवर करने वाले हैं। इससे पहले के सारे वीडियोस कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। तो आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश सब कुछ आज की इस वीडियो में भी कवर होने वाला है। हिस्ट्री वगैरह हो गया। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना। और परसेंटेज में और कुछ ट्रिक्स शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ और ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और साथ ही साथ 2000 लाइक्स का टारगेट रख के चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और पुराना जितना भी कंटेंट आपको करवा दिया है उन सभी का टेस्ट भी अपलोड हो चुका है। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलता है, परफॉर्मेंस टेस्ट जो भी लिखा होगा वो ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन में जाओगे, परफॉर्मेंस टेस्ट ओपन हो जाएगी। 99 रुपीज़ सिर्फ प्राइस रहेगा। सिर्फ एक बार परचेज करना है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके सामने वहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। मतलब जैसे मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग में जो पढ़ाया है उसके पैटर्न पर नए क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप टेस्ट लोगे, अटेम्प्ट करोगे, रैंकिंग पता लगेगी और आपको अपनी तैयारी पता लगेगी। और एक बार नहीं, कई बार उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। सितंबर मंथ के जो हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करे हुए थे, तो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद एक वीडियो बनेगी। सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस करें वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही थे। तो जब भी रिवीजन करोगे एक को भी स्किप नहीं करना है। इवन अगर आप ऐड करना चाहोगे वो आपके लिए बेटर रहने वाला है, लेकिन जितने करवाएंगे उनमें से एक भी स्किप नहीं करना। जितने भी बन, चाहे वो 250 बने हैं, 200 बने, 220 बने, वो सारे के यार आपको सारे को अच्छे से याद करने। आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में भी चल रहा होगा। इंडियन ऑयल की तरफ से इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस आ चुकी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बस का बेनिफिट क्या रहने वाला है? हाइड्रोजन पावर्ड बस है, हाइड्रोजन से चलने जा रही है। जब एग्जॉस्ट, जब गैसेज वगैरह बाहर निकलेंगे तो उसमें हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगा, वाटर बन के ही बाहर निकलेगा। उसको कोई लॉस वगैरह होने नहीं वाला है, इन्वायरमेंट को भी नहीं और हमको भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो हाइड्रोजन पावर्ड बस है पहले, जो कि इंडियन ऑयल की तरफ से सामने आ चुकी है। और यहाँ पे कहा जाएगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की बात करेंगे। ये 75 केजी के करीब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी कर रहा है, जो कि जैसे हाइड्रोजन निकालने का काम कर सकता है वाटर से। जो आपको पता है वाटर H2O, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हाइड्रोजन को अलग करा जा रहा है, उसी को यूज़ किया जाता है। और जो हाइड्रोजन है इसे दो बसेस जो है वो चला करेंगे। फिलहाल इनिशियल लेवल की बात करेंगे, ट्रायल रन के लिए दो बसेस को यूज़ करा जा रहा है। और बाद में कहा जा रहा है नंबर 15 तक बढ़ने जा रहा है। तो फिलहाल दिल्ली में यूज़ होने वाली ये वाली, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें अगर हम बात करेंगे 4 सिलेंडर रहने वाले हैं। जैसे नॉर्मली जो भी गाड़ी वगैरह होती है उसमें 3 सिलेंडर, किसी में 4, किसी में 6 सिलेंडर होते हैं ना, जिसमें पिस्टन मूवमेंट करता है। तो इसमें भी 4 सिलेंडर हैं और हर एक सिलेंडर की कैपेसिटी, जो 4 सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी, 30 केजी की। और इस 30 केजी की कैपेसिटी के साथ वो बसेस जो हैं वो 350 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं। और सिर्फ इनको फिल करने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। तो कितना एफिशिएंट ये बसेस रहने वाली हैं ये आपको यहीं से समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है परमिट कर दिया है एक्सपोर्ट करना, किसे? नॉन बासमती वाइट राइस को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक जो इंडिया का जो भी रूल्स थे उसके हिसाब से नॉन बासमती वाइट राइस को एक्सपोर्ट हम नहीं किया करते थे। लेकिन इस बार इंडिया ने परमिट कर दिया है कि यूएई को हम 75,000 टन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो रूल से थोड़ा हट के आप ऐसे कह सकते हो कि इंडिया एक्सपोर्ट के रूल्स में चेंज ला रहा है, इसीलिए ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक्सपोर्ट जो है वो यूएई में नेशनल कोऑपरेटिव्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के थ्रू करा जाएगा, एनईसीएल। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट भी आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर अमेजोन की बात करेंगे, जिससे आप शॉपिंग वगैरह भी करते नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करी है एंथ्रोपिक में, जो कि एक एआई स्टार्टअप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे क्योंकि फ्यूचर एआई ही है। तो अमेजोन इंडिया की बात, या अमेजोन इंडिया में बोलूँ, अमेजोन.com की बात करूंगा, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है $4 बिलियन की। किसमें? नाम आपको याद रखना है, एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक क्या है? एक एआई स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की बात करेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आपके पॉइंट आपके सामने आ रहा है। जापानीज क्लच जो कंपनी है यूनिक्लो की बात करेंगे। ये इन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की बात करेंगे, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया में। तो ये पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। एशियन गेम्स अभी हाल में हुई 2023 की, उसमें इंडिया ने गोल्ड जीता है। किस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ? हॉर्स राइडिंग में। और ये इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 41 ईयर्स के बाद
इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है हॉर्स राइडिंग में, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। जो इंडियन टीम जिसमें कौन कौन था, अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीपति हेजल और दिव्यकृति सिंह, ये नाम आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहे होंगे। ये वो हॉर्स राइडिंग वाली टीम में थे। 41 ईयर्स के बाद गोल्ड मेडल मिला है एशियन गेम्स 2023 में मिला के मिला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग 75% विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री जो है, ओडीएफ जिसे कहा जाता है, ओडीएफ प्लस कैटेगरी में जो है वो अब पैसा तो इंसर्ट कर दिया, डाल दिया वहाँ पर। तो ये फेज सेकंड मिशन की मैं बात कर रहा था। और उसके बाद एक कुछ ऐसे विलेज जो 100% ओडीएफ प्लस में आ चुके हैं, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री 100 प्लस जो आ चुके हैं, वो कौन से स्टेट या यूटी हैं। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम यहाँ पर आता है, दादर नागर हवेली, दमन दीव ये तो मर्ज हो चुका है, हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, ये 100% ओडीएफ नहीं ओडीएफ प्लस कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वर्ल्ड का सबसे पुराना वुड स्ट्रक्चर मिला है आर्कोलॉजिस्ट को, कहाँ पे, जम्बिया में। जम्बिया में ये जो है 4,76,000 ईयर्स, मतलब इतना लगभग 5 लाख साल पुराना आप कह सकते हो, ये स्ट्रक्चर मिला, वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अफ्रीका में आ जाता है। अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो वहाँ पर जाके देखने को मिला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर क्या, ये जो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2023 की हुई है, रेसिंग कार रेसिंग की बात करते हैं, वहाँ पे मैक्स वेस्टमैन की बात करेंगे, वो इसके विनर है, और 13 टाइटल था इनका विनर का, ये 2023 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे को लेकर। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 27 सितंबर को सेलिब्रेट करा गया, और इस बार इसकी थीम रखी गई थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो थीम से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट याद रखना है। देखो ये करंट अफेयर्स अगर आप नोट्स के भी तैयार कर रहे हो, बना रहे हो ना, तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वरना आप बोलोगे आज याद है कल याद, ऐसा नहीं होने वाला, बार बार वीडियो देखोगे टाइम वेस्ट होने वाला है। करंट अफेयर्स डेली के 8-10 ही आपके सामने आते हैं, अगर आप एक नोट्स बनाते जाओगे तो जितना, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो एक वीडियो देखने में जितना आप टाइम लगा रहे हो, उस एक वीडियो के टाइम पर आप कम से कम 5 से 6 दिन के करंट अफेयर्स आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो इससे नोट्स बना लो, वो अपने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वर्ल्ड रैबिज डे की बात करें, 28 सितंबर को ऑब्जर्व को सेलिब्रेट कर जाता है। इस बार जो थीम थी वो थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल वर्ल्ड रेबिज डे की थीम थी, जो कि 28 सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, अवेयरनेस के लिए डे सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा, एशियन गेम्स 2023 की फिर से बात करेंगे। 25 मीटर पिस्टल इवेंट की बात करेंगे, इंडिया ने वहां पर भी गोल्ड लाया। वुमेन्स की बात कर रहा हूं मैं, जो टीम थी उसमें कौन कौन था, मानू बाकर, ईशा सिंह और रिदम संगवान, आपको 3 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो 25 मीटर पिस्टल जो इवेंट हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल लाया इंडिया ने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और एशियन गेम्स 2023 को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, सिफ्थ कोर समरा की बात करेंगे, इन्हें भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है एशियन गेम्स 2023 की बात करेंगे। ये 50 मीटर का जो इवेंट था वुमेन्स राइफल में, उसमें इन्हें विनर रही हैं। तो इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के, वो हमने कवर कर लिए। बाकी कल की वीडियो एक और रहेगी, जहाँ पे करंट अफेयर्स जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा सितंबर 2023 की कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। और पुराने याद है या नहीं याद है, जितना भी आपको मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा परफॉर्मेंस टेस्ट का। हालांकि वो डायरेक्ट कुछ भी नाम लिखोगा, वो लिंक पर क्लिक कर ले, जो टॉप में आपको देखने को मिलता है, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में आ जाओगे, परफॉर्मेंस टेस्ट ओपन हो जाएगा। 99 रुपीज़ का होता है, जितने भी दिन आपको पढ़ाए हुए हैं उन सभी डेज का वहाँ पर टेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, वही तेरे को पढ़ाया होता है, रीजनिंग मैथ के। तो वो अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ही आपकी सही से रिविजन होगी, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो बाकी प्लेलिस्ट पे आपको देखने को मिलेगी, वो जाके भी देख लो, एमसीक्यू के नाम से जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन वाली, या बाकी प्लेलिस्ट और भी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखो परसेंटेज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पास फेल वाली कैटेगरी। तो ये कैटेगरी आपको बड़े ही आसान तरीके से कवर करवाने वाला हूँ, एक बार समझ लो ये कंसेप्ट, तो कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से कवर कर लोगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन की बात करेंगे, 42% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। 42% स्टूडेंट वो हैं जो हिंदी में फेल हो जाते हैं,
एंड 52% फेल्ड इन इंग्लिश। 52% वो हैं जो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। इफ़ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, अगर 17% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो बताइए जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं उनकी परसेंटेज क्या है। तो क्वेश्चन कैसे भी है कि कंसेप्ट कराऊंगा उससे आपने समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे दो तरह के सब्जेक्ट हैं, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। मैं काम करता हूँ, ये दो सर्कल बना देता हूँ, एक ये सर्कल बना दिया और ये दो सर्कल बना दिए मैंने। ये सर्कल किसको डिनोट करेगा, हिंदी को, और ये सर्कल किसे डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा इंग्लिश को। ठीक है, कहा गया था कि एग्जामिनेशन में 42% जो है वो हिंदी में फेल हो गए। हिंदी में कितने फेल हुए, 42% जो है वो हिंदी में फेल हो गए। फिर कहा गया था 52% फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल हुए, इंग्लिश में 52% फेल हुए। तो इंग्लिश में कितने फेल हो गए, 52% फेल हो गए। और फिर एक और बात कही गई थी, इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। जो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है का मतलब है ये हिंदी का भी आ रहा है और ये इंग्लिश का भी आ रहा है। तो जो बीच वाला सेक्शन होता है ना वो बोथ शो करता है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों को शो कर रहा है, क्योंकि इस सर्कल का भी आधा हिस्सा और इस सर्कल का भी आधा हिस्सा है। और यहाँ पे कहा गया 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये 17% कौन से हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। आपसे पूछा क्या है, पर ये सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है, मैं परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा लेकिन सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है। लास्ट में कहा गया द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। बताओ कितने परसेंट पास हुए, परसेंट कितने पास हुए। जो आपको डाटा दिया गया वो सारा फेल वाला दिया गया और पूछा है कितने परसेंट पास हुए दोनों सब्जेक्ट में। अब एक बात का ध्यान दो, हिंदी में 42% फेल हुए, इंग्लिश में 52% फेल हुए, टोटल दोनों में 17% फेल हुए। मुझे एक बात तो, सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए होंगे, क्योंकि जो हिंदी में 42% फेल हुए उसमें तो ये भी आ रहा है ना। तो मुझे सिर्फ पता करना है सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए, उसके लिए मैं हिंदी के पूरे सर्कल में से ये बोथ वाला सर्कल को मैं हटा दूंगा, सिर्फ हिंदी का बच जाएगा। तो 42 में से मुझे 17 माइनस करना पड़ेगा, कितना बच जाएगा, 25%। 25% कौन है, जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। ये पूरे हिंदी का सर्कल था ना, इसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन आता है अगर मैं हटा दूं, मतलब 42 में से 17 माइनस कर दूं, मेरे पास क्या बच जाएगा, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। वैसे ही जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, 52 में से मैं 17 माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 3 20 33 तो 35, 35% वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल होंगे। सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए, 25%। सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए, 35%। और दोनों में कितने फेल हुए, 17%। इस डाटा तक जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको भी पहुंचना है। ये समझ आ गया। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फेल क्या है। एक मुझे बात बताओ, जो सिर्फ इसमें फेल हुआ होगा तो वो भी फेल ही माना जाएगा, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे दो में फेल हो, चाहे तीन में फेल हो, उसे फेल ही हम कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेल कितने हो जाएंगे, जो सिर्फ इसमें फेल हुए, जो सिर्फ इसमें फेल हुए, और जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट निकालना चाहता था। इंग्लिश में कितने फेल हुए, इतने सारे, हिंदी में इतने सारे, इंग्लिश में इतने सारे, और दोनों में इतने हो रहे थे। मैंने देखा कि सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो पूरे में से बोथ माइनस कर दिया, ये वो नंबर है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। जो सिर्फ हिंदी में फेल हो रहे हैं, पूरे हिंदी के सर्कल में से बोथ वाला मैं माइनस कर दूंगा, ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये, 35 45 60, 67% वो हैं जो कि फेल हो चुके हैं, है ना। अगर 67% फेल हो गए तो कितने परसेंट, क्योंकि हम मानते हैं कि 100% बच्चे होते हैं क्लास में या स्कूल में, अगर 67% फेल हो गए तो कितना बच गया, 33%। ये बना 35 45 60 70 77, 77 आ रहा है ना, ये 77% फेल हो गए तो 23% आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यानी कि 23% बच्चे वो हैं जो पास हो गए। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट। वो बता जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब पास का मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट में पास, मतलब हम पास नहीं बोलेंगे, जो सभी सब्जेक्ट में पास हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे 6 हो,
उसको हम बोलते हैं ना पास। तो जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए, सभी सब्जेक्ट में पास हुए, एक ही बात है। तो 23% वो हैं जो पास हुए, ऑप्शन नंबर 23 जहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इस अप्रोच से क्वेश्चन को करना आपके ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा था समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में और चल रहा होगा, इसको पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। कहा गया कि एग्जाम एक एग्जाम हो रहा है, वहां पर क्या 35% स्टूडेंट हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये डाटा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ खाली, क्योंकि सर्कल बार बार बनाने का बेनिफिट कोई है नहीं, है ना। चलो, कहा एक एग्जाम होता है, 35% स्टूडेंट वो हैं जो हिंदी में फेल हो रहे हैं। हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं? 35% हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, फिर कहा गया 30% फेल्ड इन इंग्लिश, 30% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 30% जो है वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, अगर 25% स्टूडेंट दोनों में फेल होते हैं, यानी कि जो इसमें भी फेल हो और इसमें भी फेल, दोनों, बोथ वाला क्वेश्चन तो हमेशा यही आता है ना, तो बोथ में कितना आ रहा है? 25% वो हैं जो कि दोनों में फेल हो गए। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, मतलब वही परसेंटेज ऑफ पास आपको निकालना है। तो मुझे बताओ सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले कितने होंगे? 35 में से ये 25 जो एक्स्ट्रा आ रहा है अगर मैं माइनस कर दूं तो सिर्फ हिंदी का पोर्शन मेरे पास बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 10% वो हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। वैसे 30 में से अगर मैं 25 निकाल दूंगा 5% आ जाएगा। 5% वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेल कितना आ जाएगा? 25 5 30 और 10 40, 40% क्या है मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। अगर फेल 40% है तो पास वाले कितने हो जाएंगे? 60%। वही आपसे पूछा गया था, चाहे 2 सब्जेक्ट में पास हो चाहे 3 सब्जेक्ट में पास हो, जो पास हुए वो सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो 60% आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन को भी मैं इसी कैटेगरी से बना दूंगा। इन एन एग्जाम, एक एग्जाम हो रहा है, 70% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, 65% ऐसे हैं जो मैथ में पास हो रहे हैं, इसे पास आपको दिया हुआ है, और 27% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, और 248 कैंडिडेट्स दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखता हूँ पहले ये वाला क्वेश्चन करवाना है दूसरा क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ पहले। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ, फिर अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ना, अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में आ रहा है ये वाला, इसे मैं इसी तरीके से कराऊंगा, चाहे पास दिया हुआ है, अगर आपको ये पैटर्न समझ मिलेगा मैं इसी पैटर्न से ट्राई करवाऊंगा आपको क्वेश्चन वगैरह, और लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा दूसरे पैटर्न से। तो आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे ये वाला पैटर्न हर जगह नहीं लगाना, तो लास्ट क्वेश्चन पैटर्न पे आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ट्राई करूंगा सभी इसी पैटर्न से करवा सकूंगा आपको। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में था, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। वो क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था वहां पर 70% इंग्लिश में पास हो रहे हैं। अगर 70% इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो इसका मतलब 30% वो होंगे जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको फेल वाले तरीके से कराया, मैं आपको उसी तरीके से कराता हूँ। 70% अगर इंग्लिश में पास हो रहे थे तो 30% फेल हो रहे होंगे। 65% अगर मैथ में पास हो रहे थे तो 35% वो हैं जो फेल हो रहे होंगे, 100 में से माइनस कर रहा हूँ, है ना। मैं फेल फेल कंसेप्ट ले रहा हूँ पिछली बार की तरह। फिर कहा गया 27% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ ला ही आता है, 27 वो हैं जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, फिर कहा जा रहा है एंड 248 कैंडिडेट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा कंडीशन आपको इस पर दे दिया है कि 248 कैंडिडेट ऐसे हैं, 248 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे। तो फिर कहा जा रहा है टोटल द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम, बता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने गए थे वो कितने हैं, वो आपको सॉल्व करके बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखो फिर से वही तरीका, मुझे पता है इंग्लिश में 30 फेल हुए थे, सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए थे वो मुझे पता करना है। कैसे करूंगा? ये इंग्लिश वाले से ये बोथ माइनस कर दूंगा, तो 3% वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए?
35 में से 27 माइनस करूंगा, 8% वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेल कितना हो जाएगा, 27 और 3 30 8 38, 38% मेरे पास आ जाएगा। 38% क्या हैं, जो फेल हुए हैं। अगर ये 38% फेल हुए हैं तो पास वाले कितने हो जाएंगे, 40, 62% वो हैं जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन इस बार आपसे ये थोड़ी पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पास इन बोथ द सब्जेक्ट, अगर वैसा पूछा होता हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा लाइन आपको दी हुई है, वो क्या दी हुई है, कहा गया था 248 कैंडिडेट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट। 248 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे। हम बोलते ना दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए, हम जो लास्ट में निकालते तभी आंसर होता था। इस बार हमने परसेंटेज में निकाला और उसने सिंपल फॉर्म में दिया हुआ कि जो परसेंटेज ऑफ पास है, जो हम निकाल रहे हैं पास वाला जो हम आंसर निकाल रहे हैं, वो कितना है, वो 248 है। हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं लेकिन उसे हमें नंबर में दिया हुआ है कि 248 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा आंसर है वो 62% आ रहा है, जो उसने दिया हुआ है वो 248 के बराबर है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन कल भी हम कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से 62% है, उसके हिसाब से कितना आ रहा है, 248 आ रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर यहाँ से मैं काटना स्टार्ट करूँ, 62 को 1 से करूँगा, 62 को अगर मैं 4 से करूँगा तो 248 आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है 60 को 4 से करूँगा 240 आता है। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया। तो 1% किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। 1% 4 के बराबर है। जो एग्जाम देने जाते हैं वो 100% होते हैं, उसमें चाहे कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। लेकिन यहाँ पे कहा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम, कितने बच्चे पेपर देने के, तो 100% जाते हैं। तो अगर 1% 4 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ऐसे कंसेप्ट कल भी आपको करवाया था कि कैसे हम इक्वेट वगैरह करते हैं। तो 400 स्टूडेंट वैसे हैं जो एग्जाम देने गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, वो ट्राई करो एक बार। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है लेकिन हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि अभी तक आपको करवाता जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल पास्ड इन इंग्लिश। 90% स्टूडेंट वो हैं जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं। 85% वो हैं जो मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं। 150 वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। इफ़ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हो रहा दोनों सब्जेक्ट में, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको वो बताना है। देखो इस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, 90% स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, ठीक है। 90% जो हैं वो इंग्लिश में पास हो रहे हैं। सॉरी, मैं इसको फेल के टर्म्स में करवाना चाहता हूँ आपको। तो 10% जो है वो इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। वैसे अगर 85% मैथ में पास हो रहे थे, इसका मतलब 15% वो हैं जो कि मैथमेटिक्स में फेल हो रहे हैं। कंडीशन क्लियर हो रही है, ठीक है। उसके बाद कहा था 150 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट। 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। और एक चीज़ कही गई है, इफ़ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में कोई भी फेल नहीं हो रहा। मतलब ये कंडीशन मुझे दी हुई है कि फेल वाला यहाँ पे 0% है। 0% है जो कि दोनों में फेल हो रहे हो। इसमें फेल होने वाले मेरे पास हैं, इसमें फेल होने वाले मेरे पास हैं, लेकिन दोनों में फेल होने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ये कंडीशन क्लियर करी हुई है। और फिर कहा है 150 स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। टोटल नंबर का मतलब क्या होता है, 100% निकालना है ना। अभी हम वही काम करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हो, क्योंकि हालांकि 0% है तो 10% ही होंगे जो इंग्लिश में फेल हुए होंगे, क्योंकि माइनस करने पे वापस वही आने वाला है ना। तो जो इंग्लिश में सिर्फ फेल हुए 10, जो सिर्फ मैथ में फेल हुए वो कितने हो जाएंगे 15। तो टोटल नंबर ऑफ फेल कितना हो जाएगा, 15 और 10 25। टोटल नंबर ऑफ फेल 25 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पास कितना हो जाएगा, 75%। हमने परसेंटेज में निकाला, उसने अपने नंबर्स में दिया 150। तो हमारा भी सही है, उसका भी सही है जो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। 75% 150 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 75 को 1 से करो, 75 को 2 से करो, 1% 2 के बराबर हो जाएगा। अगर 1% 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा।
लेकिन 200 स्टूडेंट्स जो थे, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पूछा गया था, वही आपको बताना था। अब ये बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल पर अगर आप वीडियोज़ देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ना पे बेसिक कंसेप्ट आपको करवाए गए, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है 90% ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल पास्ड इन इंग्लिश। 90% लड़कियां स्कूल में ऐसी हैं जो कि इंग्लिश में पास हो रही हैं। हम इस क्वेश्चन को भी फिर से इसी कैटेगरी में लेकर चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, इसी कैटेगरी में लेकर चलेंगे। कैसे? 90% लड़कियां ऐसी हैं जो कि इंग्लिश में पास हो रही हैं। अगर 90% पास हो रही हैं तो 10% होगी जो फेल हो रही है इंग्लिश में। 50% पास इन मैथ, अगर 50% मैथ में पास हो रही हैं तो 50% मैथ में फेल भी हो रही होंगी। कंडीशन क्लियर है। एंड 160 गर्ल्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट, और 160 गर्ल्स ऐसी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रही हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया है, सॉरी, इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कोई भी लड़की फेल नहीं हो रही है, मतलब ये 0% है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने कवर करे इसमें हमें दिया था कि कितने बोथ में दिया हुआ था कि बोथ में 0 आएगा, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हो रही है। उसके पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी दिया था कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं दोनों में फेल हुआ हो, मतलब फेल वाला बोथ का परसेंटेज हमें वहां पर भी दिया हुआ था। उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ था 27% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। उससे पहले भी दिया हुआ था 25% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। उससे पहले भी दिया हुआ था 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, है ना। तो याद रखना, जब फेल्ड वाला कंसेप्ट दिया ना बोथ का, तब तक आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हो। या तो आपको बोलो कि इतने परसेंट फेल हो रहे, या तो बोलो कि कोई भी बोथ में फेल नहीं हो रहा, तब तक आप ये तरीका यूज करना। अगर वो ना दिया हो ना, तो फिर जैसा दिया उसके हिसाब से चलना। वो लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा वैसा वाला आपको मैं फिलहाल अभी अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 90% लड़कियां इसमें पास और 10 इसमें फेल हो जाएंगी, 50 इसमें फेल हो जाएंगे, बोथ का दिया हुआ था। जो सिर्फ इंग्लिश में फेल होंगे, ये दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ था। जो सिर्फ इंग्लिश में फेल होंगी 10 में से 0 गए 10, जो सिर्फ मैथ में फेल होंगी 50। टोटल नंबर ऑफ फेल 50 प्लस 10 60। टोटल नंबर ऑफ पास कितना हो जाएगा, 100 में से 60 माइनस करो 40। हमारे हिसाब से 40% आ रहा है, और जो उसने दिया वो भी सही है, उसका 160 आ रहा है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 को 1 से करो, 4 को 4 से करो, तो 1% 4 के बराबर आ रहा है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर। इसका मतलब 400 स्टूडेंट ऐसे हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करूँगा वो 400 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ भी समझ आ रहा हो, किस तरह की प्रॉब्लम आप यहाँ पर भी फेस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे इस कैटेगरी का, क्योंकि ये क्वेश्चन वो था जो आपको समझाना ज़रूरी था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द स्टूडेंट पास इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। 73% ऐसे जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हो जाते हैं। 70% ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस में पास होते हैं। 60% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। अगर 6300 फेल्ड हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स मतलब टोटल कितने बच्चे आए हुए थे पेपर देने के लिए। अब आप इसको भी फेल तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बोथ वाला था ना, कि बोथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, आपको इस बार वो नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन को घुमा के फेल पे नहीं लेके चलना है, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से ही चलना है। तभी ये अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत मत करना। और जो वीडियो आधे स्किप करके चले जाते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो अगले क्वेश्चन होता है वो मैं थोड़ा पहले बेसिक समझाने के बाद ही करवाता हूँ, तो आप छोड़ के चले जाते हो फिर बाद में समझ आता नहीं है। जैसे यहाँ पर कहा गया, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। 73% ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड में पास हुए थे। तो तरीका सेम ही है, मैं फेल में कन्वर्ट नहीं करूँगा, वैसे ही लेके चलूँगा, इस पर पास वाला कंसेप्ट लेके चलता हूँ। 73% ऐसे हैं जो कि एप्टीट्यूड में पास हुए थे, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। 70% ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस में पास हुए थे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और 64% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में पास हुए थे तो क्या हो गया। अब पहले वाली तरह करेंगे, फेल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताओ, 73% इसमें पास हो रहे हैं और 64% बोथ हैं,
मुझे पता करना है सिर्फ एप्टीट्यूड में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। सिर्फ एप्टीट्यूड में क्या करूंगा, इस पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दूंगा। तो 73 में से 64 जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 9% आ जाएगा। आ जाएगा 9%। उसके बाद उसी तरीके से अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, जनरल अवेयरनेस था, सिर्फ जनरल अवेयरनेस में कितने पास हुए वो मैं कैसे निकालूंगा, 70 में से 64 माइनस करूंगा, 6% आ जाएगा। तो 6% कौन से हैं जो सिर्फ मेरे पास किस में पास हो रहे हैं, जो सिर्फ मेरे पास जनरल अवेयरनेस में पास हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पास कितना हो जाएगा, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 9 79, 79% ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। अगर 79% पास हो रहे हैं तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, 21% हो जाएंगे। कोई डिफिकल्टी थी क्या, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बस ये था कि मुझे बोथ अगर पास वाला दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे भी पास पास के हिसाब से ही चलना है। ये कंसेप्ट आपको बताना चाहता था। अगर बोथ वाली कंडीशन मुझे फेल की टर्म्स में दी हुई है तो मैं क्वेश्चन को फेल फेल बनाने की कोशिश करूंगा जैसे कि अभी तक कर रहा था। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में जो बोथ वाली कंडीशन थी वो पास के टर्म्स में दी हुई थी, इसीलिए मैं इन सबको पास पास के टर्म्स में ही रहने दिया और उस हिसाब से कंटिन्यू करना स्टार्ट करा। बाकी कोई चेंज नहीं था, बाकी पैटर्न सेम ही आ रहा था। टोटल नंबर ऑफ पास आ गया तो परसेंटेज ऑफ फेल कितना आ रहा है, 21% मेरे हिसाब से आ रहा है। और वहां पर क्या आ रहा है, 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, 21% फेल हो रहे हैं, उसके हिसाब से कितना आ रहा है, 6300 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 21% जो मेरा है वो भी सही है, जिसका 6300 है वो भी सही है। तो 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 63 आता है। तो 1% मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 300 के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, कितने बच्चे पेपर देने गए थे, 1% 300 के बराबर है, 100% किसके बराबर हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 जीरो और ऐड करो, 30,000 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो मैथ का इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो हमारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो समझ आई होगी। बाकी आपको पता है परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से जो लिंक मिलता है वहाँ पर जाइए, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा ना कि आपको वाकई में समझ आया भी नहीं समझ आया। बाकी वीडियोस को शेयर करते जाओ, ये सारा कंटेंट आपके स्पेशली आता है जो एप्लीकेशन में जाकर नहीं ज्वाइन कर सकते या फिर कोर्सेज को नहीं परचेज कर सकते, सारी क्लासेस उनके लिए रहने वाली हैं। तो सेम एफर्ट्स हैं उनके लिए भी। इवन अगर आप एप्लीकेशन के बच्चों से मिलोगे या आप में से कोई ऐसा है जो एप्लीकेशन में वीडियो से पढ़ता है तो वो भी बोलेगा कि एप्लीकेशन में वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही लेकिन यूट्यूब में फिर भी वीडियोस आती हैं, एप्लीकेशन में नहीं आती। तो आप ये मत सोचिए कि किस तरह का डिफरेंस मैं क्रिएट करता हूँ, यूट्यूब में मैं ज़्यादा ही फोकस करता हूँ क्योंकि ये प्रायोरिटी रहती है। तो फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे, शेयर जरूर कीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला। तो वो क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर हुआ क्या था, हमने अभी तक 5 जो गवर्नर जनरल हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में कवर कर लिए थे, 5 नहीं 6 कवर कर लिए थे। आज 7th और 8th पढ़ना है। तो ये 8 पूरे जो गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहला नाम जो 7 नवंबर पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए, नाम था हेस्टिंग्स। लेकिन हमने पढ़ा था पहले गवर्नर जनरल बंगाल वारेन हेस्टिंग। तो 7 नंबर पे भी हेस्टिंग है, बस डिफरेंस क्या है, वो वारेन हेस्टिंग नाम था, ये फ्रांसिस हेस्टिंग नाम है। ये बात याद रखना, वारेन हेस्टिंग अलग है और ये फ्रांसिस हेस्टिंग अलग है। गवर्नर जनरल बंगाल जो जब ये बना टाइम पीरियड क्या था, 1813 से लेकर 1823 तक का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन, फ्रांसिस हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, सबसे पहले इससे पहले आर्मी कमांडर भी रह चुका था, आर्मी कमांडर रह चुका था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चीफ कमांडर कह सकते हो, आर्मी चीफ कह सकते हो। मेन पॉइंट क्या था, जैसे ये आता ना यहाँ पर तो ये कहता है कि मेरे पहले जो यहाँ पे गवर्नर जनरल रह चुके हैं वो मेरे लिए बड़ा काम छोड़कर गए, और वाकई में था भी। जैसे खतरा कौन सा था इस टाइम पीरियड पे, जब ये सामने आया तो उसे जबरदस्ती कह दी कि तूने ये सारी जो खतरे वगैरह से टैकल करना है, इनसे निपटना है किसी भी तरीके से करके। मेन थ्रेट क्या था सामने, एक था गोरखा अपराइजिंग और एक था पिंडारी थ्रेट। इन दोनों का जो खतरा था वो सबसे ज्यादा बना होता किसके लिए, हेस्टिंग्स की बात करो, ब्रिटिश की बात करो, तो निपटना किसको है, जिसे गवर्नर जनरल बंगाल बनाकर भेजा हुआ है। अब ये आता है सबसे पहले जैसे गुरखा अपराइजिंग का खतरा है तो पहले से निपटने के लिए लड़ाई वगैरह लड़ता है, 2 सालों तक लड़ाई चलती है और बाद में फाइनली जाकर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सगुली, जो कि मार्च 1816 में साइन करी जाती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपालियों की बात करें, गुरखा अपराइजिंग की मैं बात करूं तो जो नेपाली हैं वो कुमाऊं, गढ़वाल, शिमला जैसे इलाके, हिल स्टेशन जो हैं वो सरेंडर कर लेते हैं, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब जो गुरखा का तरफ से खतरा था वो खत्म हो चुका था।
अब इसी तरीके से पिंडारियों से भी लड़ाई लड़ी, तो वहां पे भी ट्रीटी वगैरह साइन करी, उनसे बीच गया, जीत गया। फिर मराठा से खतरा था, फिर मराठा से भी लड़ाई लड़ी थी। सब्सिडरी अलायंस आपने अगर सुना होगा तो वो इसी युद्ध इसी के टाइम पीरियड पर करवाई गई थी। तो ये सब कुछ जो थ्रेट वगैरह थे वो सारे खत्म कर दिए थे। जो मेन मेन खतरे थे, पिंडारियों का हो गया, गुरखा का हो गया, फिर जो आने वाले टाइम में मराठा का भी खतरा बन सकता था, वो सारा निपटने का काम किसने करा था? फ्रांसिस हेस्टिंग ने करा था। उसके बाद सिंगापुर को भी परचेज कर लिया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए, तो सिंगापुर भी अपने कंट्रोल में कर लिया, वो पूरा खरीद ही लिया था। उसके बाद एक काम और इसने अलग से क्या करा कि मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पर जो हुआ करते थे, उन्हें गिफ्ट दिया करते थे। ये पहले जितने भी अंग्रेज आया करते थे गिफ्ट दिया करते थे। इसने वो डिसकंटिन्यू कर दिया कि आज के बाद इनको गिफ्ट देने ही नहीं, क्यों गिफ्ट देना, रूल तो हमारा चल रहा है, हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है, आज से गिफ्ट भेजना बंद कर दो। तो ये काम भी किसने करा था? ये काम भी फ्रांसिस हेस्टिंग ने करा था। इसके पीछे पर्पस क्या था? गिफ्ट ना देने का पर्पस था कि उनको बताना कि आप सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, एक मैसेज पहुंचाना था। इस मैसेज की वजह से ये गिफ्ट देना भी बंद कर दिए थे। ये सारे इवेंट किसके टाइम पर होते हैं? फ्रांसिस हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे होते हैं। सॉरी। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या होता है, ये आ गया सेवंथ वाला हमारे पास। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बन करा था, और इसने एक काम और करा था, हिंदू कॉलेज भी स्टैब्लिश करा था कलकत्ता में, 1817 का टाइम पीरियड है। अब एग्जाम में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन वगैरह, अगर एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनने का मतलब क्या होता है? वो क्वेश्चन जो आज तक आपने एग्जाम में ना देखा हो, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता, तो आप बोलते हो पेपर डिफिकल्ट आ गया। तो पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ता है ना, इसलिए इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है। जो बेसिक हिस्ट्री ऑफ सीक्वेंस में पढ़ते हो वो तो पढ़ के जाओ, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय भी पढ़ के जाओ। फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्री में, पर आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। हिस्ट्री का पेपर डिफिकल्टी क्यों लगता है? क्योंकि ये सब कुछ नहीं पढ़ा होता। बस वही 1857 का रिवॉल्ट पढ़ लिया, 1905 बंगाल का पार्टीशन पढ़ लिया, या फिर आईएनसी वगैरह पढ़ लिया, तो लगता है कि हाँ एग्जाम में यहीं से पेपर आना चाहिए, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है अगर आप चाहते हो एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना। फिर नेक्स्ट और लास्ट में आता है, वो आता है एमहेस्ट। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1823 से लेके 1828 तक का टाइम पीरियड है। मैन ऑफ पीस भी कहा जाता था, लेकिन पता नहीं क्यों कहा जाता था, वो जो पहले लड़ाइयाँ लड़ी थी दूसरी जगह में जाके, तो उसकी वजह से मैन ऑफ पीस कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर इसी के टाइम पीरियड पर एक ऐसा इवेंट हो जिससे आप कह सकते हो 1857 का रिवॉल्ट बड़ा फेमस आप सुनते हो, है ना, और 1857 के रिवॉल्ट को याद भी कर जाता है। लेकिन उससे पहले एक और खतरनाक, एक डेंजरस रिवॉल्ट हुआ था, जिसके बारे में ना ही हम बुक्स में ज्यादा पढ़ते हैं, ना ही जब हम कंप्यूटर की तैयारी करते हैं ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन वो भी एक ऐसा इवेंट था जो एक रीजन आप कह सकते हो बना था 1857 के रिवॉल्ट का, है ना, क्योंकि अचानक से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, इसके पीछे की बड़ी कहानी होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बैरकपुर म्यूटिनी 1824 वाली, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1857 के सिपोई म्यूटिनी थी, है ना, उसी तरीके से ये क्या थी, बैरकपुर आपको पता है वेस्ट बंगाल में एक जगह जिसका नाम बैरकपुर, वो जगह आती है, बैरक के नाम से जगह का नाम बैरकपुर पड़ गया था, बैरक्स थी वहां पे इसलिए ना। तो बैरकपुर म्यूटनी 1824 की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। लीडर कौन थे? बिंदा यहाँ पर जो है वो लीडर बनकर सामने आए थे। कई सारे रीजन थे इसमें, जैसे मेन एक दो रीजन, ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ इशू आया था, और दूसरा मेन था कि इनकी इनकम नहीं बढ़ाई जा रही थी, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, क्या तुम्हारी इनकम बढ़ाओ हम तभी मानेंगे। और बाद में इन्होंने मना कर दिया, विद्रोह कर दिया, हमारे सिपाहियों ने, इंडियन सिपाही उनके कंट्रोल में थे, वो यहाँ से चले गए। तो फिर उस चीज को सुप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा, मारना स्टार्ट कर दिया सिपाहियों को। तो 200 के करीब भारतीय सिपाहियों को यहाँ पे अंग्रेजों ने मारा था इस टाइम पीरियड पर। तो कितना बड़ा। और बाद में जो लीडर बिंदा थे, इनकी बात करेंगे, इनको भी पकड़ा था, इनको फिर लटका, फांसी दे दी थी, और लास्ट में इनको पीपल के पेड़ में लटका दिया था। आज वहाँ पे बिंदा टेम्पल भी है एक, अगर आपने पता नहीं सुना नहीं सुना है, तो बिंदा देव ऐसे टेम्पल कुछ वहाँ पर नाम है, इसी बैरकपुर जगह में ही है, तो वो टेम्पल भी आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो देखो कितना बड़ा इवेंट हुआ था कि 200 इंडियन सिपाहियों को वहां पर मार दिया था। क्यों? क्योंकि तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही थी, और ट्रांसपोर्ट को लेकर इशू आया था, वो डिमांड रेज कर रहे थे, डिमांड नहीं मानी जा रही थी। जब उन्होंने रिवॉल्ट करा तो 200 के करीब इंडियन सिपाहियों को मार दिया था। इतना बड़ा इवेंट हुआ था, ये भी लोगों के दिल में था। तभी 1857 के टाइम पे भी वो इतना सिपाही म्यूटिनी हुई थी, तो एक रीजन इसका ये भी माना जाता है, और कहा भी जाता है ये भी एक बड़ा रीजन था कि 1857 को रिवॉल्ट हो पाया था। इतना बड़ा इवेंट है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ते, ना ही कहीं पे देखने को मिलता, बट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो हम भूल चुके हैं, हमारी बुक्स वगैरह में नहीं आता, बट ये नाम भी सामने आने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आपको देखने को मिलता है। हालांकि एमहेस्ट के टाइम की बात करेंगे, इसके टाइम पे संस्कृत कॉलेज भी बनाया गया था 1824 में कलकत्ता में। तो ये दो इंपॉर्टेंट और गवर्नर जनरल बंगाल के थे जो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 आया था, जिसके बाद ये जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये टाइटल चेंज कर दिया था। इसके बाद पोजीशन क्या रखी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ गए, जैसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे,
वो हटा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल हटा देंगे तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा। फिर हम सारे गवर्नर जनरल पढ़ेंगे इंडिया के। फिर जब वो टाइटल भी हट जाएगा फिर वायसराय ऑफ इंडिया आ जाएगा, है ना। इस तरह से सिस्टम चल रहा था। तो गवर्नर जनरल बंगाल सारे पढ़ लियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को शेयर भी करोगे, क्योंकि आप अभी कहोगे अगर आप रेगुलर वीडियोस वगैरह देखते हो तो एक एक वीडियो में 3-3 4-4 दिन का गैप भी आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट 2-3 वीडियोस आपको देखने को मिल रहा होगा। उसका रीजन क्या है, या वीडियो देखो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर मैं चाहूँ तो ये 4-5 टॉपिक जो मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा तो मुझे उससे प्रॉफिट होने वाला। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर एक वीडियो में मुझे 2000 व्यू मिलते तो 5 वीडियो बनाऊंगा तो मेरे 8-10 हजार व्यू तो वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ कंप्लीट। क्यों? क्योंकि पर्पस है कि आपको एक ही बार में सारा कंटेंट मिल जाए, आप बिना डिस्टरबेंस के वो कंटेंट देख सको, साथ में नोट्स बना सको, आपको यहाँ वहां ना भागना पड़े। लेकिन आपको भी बनता है कि आप वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कहते हैं आपको वो कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कब होगा, ये किसी को पता ही, कहते हैं कि आप मैथ कब पढ़ाओगे। तो इस सीरीज में क्या क्या चल रहा है वो लोगों को पता ही नहीं है। और मैं कहीं से एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा सब कुछ आप लोग ही हो, तो आप भी वीडियो को शेयर करना, सबको बताना। अगर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चैनल है वहां पर जाकर तैयारी कर सकते हो। इससे जब लोग वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे मुझे भी लगेगा हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है, वीडियोस की ज़रूरत है सभी को, तो मैं और मेहनत करूंगा और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद। इंग्लिश वोकैब का आज नेक्स्ट डे आपके सामने आ चुका है। 5 आपको हमेशा की तरह पता है, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपको बताना है वर्ड विद द अपोजिट मीनिंग, मतलब आपको एंटोनियम बताना है। और वर्ड आपके सामने स्क्रीन में है प्रूडेंट। प्रूडेंट का एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है केयरलेस, बी में है मिजरली, सी में है फुलिश या फिर डी में स्ट्रेंज। देखो प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जब आप कोई डिसीजंस ले रहे हो उस टाइम पे आप बड़ा ध्यान से डिसीजन ले रहे हो, केयरफुल हो आप, उसके प्रूडेंट वर्ड को यूज करते हो ना। डिपेंड करता है आप क्या बात करना चाहते हो, उसके हिसाब से अलग तरीके से यूज करते हो, बट कॉमन में आपको बता रहा हूँ। और मतलब आप बड़े केयरफुल और डिसीजन लेते वक्त बड़े समझदारी से काम ले रहे हो, ध्यान से काम ले रहे हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बेवकूफ हो, बेवकूफ वाले तरीके से काम कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी में फुलिश आपको देखने को मिला, फुलिश डिसीजन ले रहे हो, फुलिश वे में ले रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा गया है सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको सैनोनिम आपको बताना है, सेम मीनिंग आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है क्वेस्ट, वर्ड आपके सामने क्वेस्ट, क्वेस्ट का आपको सेम मीनिंग बताना है। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? आप कुछ ढूंढने के लिए अच्छी खासी सर्च वगैरह कर रहे हो, उसके लिए क्वेस्ट वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको सर्च ही देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने क्या लिखा गया है? इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइन्स टू डिस्कोर्स और प्ले। मतलब कोई भी प्ले हो रहा है, कोई भी पोइम है, उसका स्टार्टिंग है, उसका इंट्रोडक्शन अब दिया जा रहा है ना। जैसे हिंदी में कभी प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रियम्बल, जैसे हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, पूरा निचोड़ उसमें देगा, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है उसमें दिया गया। तो वैसे ही कोई भी प्ले है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं प्रोलॉग। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये शायद से हमने कभी एंटोनिम सिनोनिम में डिस्कस भी करा हुआ है। आगे चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। ईडियम फ्रेजेस वाली कैटेगरी से आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शंस वगैरह। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर जगह आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, कोई काम का है या नहीं है, जिसके लोगों को इरिटेशन हो जाती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो टू बी मिडल सम आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक वाला आ रहा है। विच ओनली वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। 4 वर्ड्स आपके सामने दिए गए, उसमें से एक वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। जिसके स्पेलिंग बिल्कुल सही है आपको वही बताना था। तो एकोमोडेशन के स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और एकोमोडेशन के स्पेलिंग हर जगह वही लिखा हुआ है, लेकिन ACC और डबल एम होता है। तो डबल सी और डबल एम आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले इंग्लिश को जितना भी पढ़ाया हुआ है वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको पहले ही बताया हुआ जो परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको पहले ही बताया, उसमें आपको लिंक मिल जाता है। तो वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके पुराने जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिएगा।
आज भी हम एक और ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं रीजनिंग का, फिगर कंप्लीशन वाला, जिस जो टॉपिक आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ज़रूरत होगी आपको प्रैक्टिस करने की। तो लास्ट के 2-3 दिनों से आप देख रहे होगे, 2-3 वीडियो से हम रीजनिंग के वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो सिर्फ एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जा रहे होंगे। तो वही सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिगर कंप्लीशन में क्या क्या पैटर्न रहते हैं, कुछ 3-4 कॉमन पैटर्न आपको मैं बताऊँगा, फिर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है और यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहा है। पैटर्न का नाम है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ डिज़ाइन। मतलब इस पैटर्न में क्या होता है, आपके पास जो भी डिज़ाइन होता है उसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर घड़ी की तरह घुमाओ या घड़ी का उल्टा घुमाओ, उस तरह से मूवमेंट से जो है आपको आंसर मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन फिगर आपको देखने को मिल रही है। अगर आप ध्यान दोगे, सबसे पहले आपको इतना पता है ना कि जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, इस तरह से बना के बताऊँ, ये कोई चीज़ अगर आप, ठीक है, आप इसको क्लॉकवाइज मतलब घुमाओगे तो इस तरफ घुमाओगे। जब आप इसको यहाँ से पूरे यहाँ तक लेकर आओगे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी को जब घुमा के पूरे यहाँ पर लाओगे क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा के यहाँ पर लाओगे वापस, तो 90 और 90 180 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इस पैटर्न को आप सिर्फ यहाँ तक लाओगे बीच में, तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, बस इसी बात का आपको ध्यान देना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये सारी मूवमेंट किसकी हो रही है, ये डॉट की और इस लाइन की हो रही है। अगर हम इसकी बात करें, मूवमेंट की बात करें, पहले मूवमेंट कैसी है, पहले कुछ इस तरीके से था। अगर इसको देखो मैं 45 डिग्री घुमाऊँगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये देखो ये मूवमेंट ऐसे हो रही है। अगर इसको मैं 45 डिग्री घुमाऊँगा ऐसे, तो ये आधा ही घूमेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको 45 डिग्री और घुमाऊँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। खुद देखो, पहले ये यहाँ पे थी, फिर ये यहाँ पर आई होगी, फिर यहाँ पर चली होगी, है ना। तो मतलब ये 90 डिग्री की मूवमेंट होती है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पर है, फिर अगर 45 डिग्री घूमेगा यहाँ से वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, और 45 डिग्री घूमेगा यहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो यही पैटर्न चल रहा था। अब जो आगे आंसर फिगर होगी वहाँ पर भी क्या होगा, ये ऐसे था ना, अगर ऐसे तो 45 डिग्री में ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री में पूरा ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब जो भी हमारे पास आंसर फिगर होगी वहाँ पर ये कुछ इस तरह से लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, एक ही तो ऑप्शन है डी वाला, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने देखा ऑप्शन नंबर। आप वैसे भी अगर आप ध्यान देते, ये लाइन हर जगह एक है, तो यहाँ पर 2 लाइन हो गई है, तो ये तो वैसे ही ख़राब हो जाता आंसर। और सर्कल हर जगह बीच में आ रहा था, इस लाइन में सर्कल 2 और वो बाहर आ रहे हैं, इसमें भी 2 और बाहर आ रहे हैं, तो ये 2 भी एलिमिनेट हो गए थे। तो एलिमिनेशन के मेथड से भी आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से क्यों बता रहा था, क्योंकि पैटर्न आपको बताना चाहता था। आगे चलते हैं, जैसे एडिशन एंड डिलीशन ऑफ डिज़ाइंस, मतलब कोई आप डिज़ाइन में कुछ ऐड कर रहे हो या कुछ डिलीट कर रहे हो, इसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन फिगर देखने को मिल रही है, आपको बताना कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इसके लिए 4 आपको आंसर फिगर दी गई, इनमें से एक आपको आंसर टिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जो, तो आप यहाँ पर देखो, पहले 1 स्टार है, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। आगे जो आंसर आएगा उसमें सर्कल के बीच में 4 स्टार आने चाहिए। इसका मतलब या तो आंसर ये हो जाएगा या तो आंसर ये हो जाएगा। मतलब हम एडिशन करते जा रहे थे। दूसरी तरफ देखोगे, अगर ये शेडेड जो सर्कल है, ये हर बार कहाँ आ रहा है, हर बार बॉक्स के राइट साइड में आ रहा है। तो जो आंसर फिगर है वहाँ पर भी राइट साइड में आना था, तो 4 स्टार और राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ आ गया। एक पैटर्न रहता है रिप्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन। आप रिप्लेस कर रहे हो किसी एक एलिमेंट की, जो दूसरा एलिमेंट ला रहे हो, और फिर रीअरेंज भी कर रहे हो आगे पीछे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे ये पैटर्न आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है, देखो, डॉट ऊपर थे, आगे डॉट नीचे, फिर डॉट ऊपर, फिर आगे डॉट कहाँ पर आएंगे, नीचे आ जाएंगे। ये पैटर्न समझ आ गया। इसका मतलब आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए या बी या फिर डी हो जाएगा। दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, डॉट 2 थे, फिर ट्राइंगल 3 हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैटर्न में आप देखोगे, ये ट्राइंगल 3 है तो 3 के 3 ही रहे, लेकिन डॉट कितने हो गए, डॉट 3 हो गए। फिर डॉट 3 से 3 के 3 ही रहे, लेकिन ट्राइंगल एक्सटेंड हो गया। तो पैटर्न थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है। जो भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है वो ऊपर एज इट इज़ आता जाएगा। जो भी नीचे देखने को मिल रहा है ऊपर एज इट इज़ आएगा, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऊपर जो भी पैटर्न आ रहा है, नीचे तो उसने आना ही है, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा।
वैसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊँगा तो 4 ट्रायंगल तो ऊपर आने ही थे, लेकिन डॉट जब नीचे आएंगे वो 4 बन जाएंगे। तो नीचे की तरफ 4 डॉट आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहे हैं, और देखो ऊपर 4 ट्रायंगल थे, 4 के 4 ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर कंप्लीशन में मिरर इमेज वाटर इमेज का कंसेप्ट भी चलता है, वो भी आपको मैं कवर करवा दूंगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये है मिरर इमेज वाटर इमेज वाला कंसेप्ट। यहाँ पर क्या होता है, सेम टू सेम पैटर्न बन रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे, ये वाला पोर्शन अगर आप देखो ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो, सेम टू सेम डायग्राम बन रही है ना, हाँ बन रही है। वही पैटर्न फॉलो होगा कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में भी सेम टू सेम डायग्राम बननी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको और इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ज़रूरी क्या है, ये लाइन को एक्सटेंड करना। हम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, हमने एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या है, जब आपको ये पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, ये इसका मतलब यहाँ भी बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कुछ इस तरह से बनेगा ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा और फिर ऊपर से लाइन ऐड होगी। तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में तो बन रहा है, लेकिन ये सेंटर वाली लाइन आपको पूरी एक्सटेंड होती हुई नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आपको पैटर्न पे ध्यान देना, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। अब ये फिगर देखो, यहाँ पे आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, आप बोलोगे 4 सर्कल आ जाएंगे। तो 4 सर्कल आपको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल रहे हैं, सी में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सिलेक्ट करा जाए, पहले ये आएगा फिर 4 सर्कल आएंगे ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट वो गलत हो जाएगा। आपको ऐसे ही एडिशन डिलीशन नहीं करना होता है, एक पैटर्न के हिसाब से चलना होता है। अगर मैं बोलता यहाँ पर 1 डॉट है, 2 डॉट है, यहाँ पर 3 डॉट होता है, तो मैं बोलता यहाँ पर 4 डॉट और है, एक पैटर्न चल रहा होता। तो यहाँ पे पैटर्न वगैरह वैसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, देखो जैसे यहाँ पे 2 डॉट हैं, इसके अपोजिट में 1 डॉट एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 1 डॉट है, इसके अपोजिट में 1 डॉट एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए। 2 डॉट कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहे। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये बना दूँ, यहाँ पर कुछ भी ना बनाऊँ, मतलब 0 डॉट या खाली रख दूँ और 0 को मैं एक स्टेप ऐड करूँ तो 1 डॉट बन जाता है। तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न बन भी रहा है। तो हम बोलेंगे हाँ, वो पैटर्न यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको पैटर्न को पहचानना होता है, कुछ भी पैटर्न नहीं लगाना होता है, ऐसे एडिशन डिलीशन नहीं करना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रॉब्लम फिगर दी गई है, इसके आंसर फिगर भी दिए होंगे इस तरह से, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इतना तो क्लियर है, यहाँ पर भी मिरर इमेज वाटर इमेज बन रही है, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में एग्जैक्ट सेम टू सेम फिगर बन रही हैं। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम फिगर बनेगी। ये चीज़ पहले एक्सटेंड हो गई इस तरीके से, है ना। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ एक्सटेंड होने के बाद यहाँ से जैसे अगर मैं बनाऊँ, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये कॉर्नर को मैं अगर टच करवाऊँ, यहाँ पे कैसे टच कराऊँगा मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ये कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे क्या क्रॉस, हाँ ये क्रॉस बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ये क्रॉस यहाँ पे भी बना, तो ये क्रॉस मैंने वहाँ पर भी बना दिया। तो एक तो ये क्रॉस मुझे बनाना है इस तरह से करके। दूसरा क्या करना है, क्रॉस के बाद जहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ से ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। मतलब ट्राइंगल टाइप को बन रहा है, ट्राइंगल टाइप का, वही ट्राइंगल टाइप को बनाना था। थोड़ी एग्जैक्ट फिगर बनी नहीं है, लेकिन ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एरो तो यहाँ पे बन नहीं रहा, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था। यहाँ से एरो ऊपर की तरफ बन रहा है, सेम टू सेम नहीं, अपोजिट बनता है। अगर यहाँ पे एरो नीचे है तो यहाँ पे एरो ऊपर जा रहा है, ट्राइंगल का जो कॉर्नर है वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कॉर्नर ऊपर आता है, यहाँ पे कॉर्नर को नीचे आना था, तो इस बात पे फोकस करना था। ये तो वैसे भी गलत हो जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन आज का। बाकी ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, आप भी जाके प्रैक्टिस कर लेना। अब इसको भी कंप्लीट करना है। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, एक लाइन देखो यहाँ पे ये ऐसे जा रही है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, फिर ये ऐसे कंप्लीट होगा, ये भी बना दिया। फिर इस कॉर्नर से कुछ इस तरह से 3 लाइन जुड़ रही है ना, तो ये कैसा पैटर्न बन रहा है, कुछ अगर आप ध्यान दोगे तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है ना। ये तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें ये देखने को मिल रहा है। देखो ये ऑप्शन नंबर ए में,
सेम टू सेम नहीं बना पाया, लेकिन क्योंकि वो इसकी वजह से, कर्सर की वजह से, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ फिगर कंप्लीशन वाला टॉपिक है वो भी ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हुआ। एक ही वीडियो हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे हैं, पैटर्न आपको समझाया, पर्पस आपको पैटर्न बताना, बाकी एग्ज़ाम में आपको अपने हिसाब से बनाना है। अगर पहली बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हो तो रफ शीट में या फिर अगर आपको पेपर वगैरह वहीं पे सेम टू सेम फिगर बनाया करो, उसके हिसाब से ट्राई करो। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन पेंसिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फिगर पे फोकस करोगे और आंसर बता दोगे। और वही चाहिए, कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन डिज़ाइन इस तरह से करे होते हैं कि आपको पेपर पेन ना उठाना पड़े, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लो। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग का ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, बाद में सबसे इजी टॉपिक यही बन जाते हैं। तो फिलहाल कर रहे हैं आज के इस वीडियो को एंड। थैंक यू एंड जय हिंद। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा होगा, स्किप नहीं करा होगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी तरीके से आने वाले टाइम पर और भी वीडियोस आती जाएंगी, लेकिन जो गैप आ रहा है वो गैप करने में आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ रहा है, टाइम मैनेज करके मैं ज़रूर वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा है कि मैं हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड कर सकूँ। मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए कि हाँ, स्टूडेंट्स को चाहिए ये वाले वीडियोस, ये वाले लेक्चर की ज़रूरत है एस्पिरेंट्स को, तभी मैं उस वे में काम कर पाऊंगा। जब मैं देखता हूँ कि वीडियोस में रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है या फिर इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है, उस वजह से वो डिले हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट तो एक इशू है अलग से, लेकिन उसको भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, किसी न किसी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आपने वीडियोस को शेयर करना है, सबको बताना है, कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बननी है। डायरेक्ट वीडियोस को शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। जिन्होंने जस्ट अभी 12th पास करी है उनसे शेयर करो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। आप ये वाली प्लेलिस्ट जाके देखना स्टार्ट करो, आपको हेल्प मिलने वाली। नेक्स्ट ईयर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जो कंपटीशन रहता है, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। इस तरीके से वीडियोस को सर्कुलेट करो, हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। उम्मीद कर तुमने वीडियो को लाइक करा होगा, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करी होगी। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं बनेगा, आपको जो एमसीक्यू वाली सीरीज है जेकेएसएसबी एग्जाम एमसीक्यू वाली, इसी चैनल पर बनी हुई है, वहाँ पे जाके एमसीक्यू वाली वीडियोस देखते जाओ। साथ से जो परफॉर्मेंस टेस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलता है टॉप में, और कोर्स वाला, वो आप ज्वाइन कर लो आप। और एंड में जो भी एग्जाम की तैयारी कर उसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, फिर ही सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है। इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को एंड करूंगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।